हे गाइस, वेलकम टू प्रयत्न अकेडमी। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक पंचायती राज जो व्यवस्था है उसके अगले सेगमेंट के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो नगर निगम या म्यूनसिपाल्टीज़ है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और बने रहें वीडियो के अंत तक। तो जैसे कि अगर हम आज बात करें नगर निगम के बारे में या अगर हम बात करें म्यूनसिपाल्टीज़ के बारे में, किस तरीके से ये काम करती हैं, क्या क्या इसके अंडर आते हैं, क्या इसके संवैधानिक प्रावधान हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में शहरी स्थानीय शासन का अर्थ शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों से बनी हुई सरकार से होता है। यहाँ पर कहा गया है कि शहरी स्थानीय शासन, ठीक है, यानी छोटे छोटे जो शहर होते हैं, स्थान विशेष के जो छोटे छोटे शहर होते हैं उनके द्वारा जो चलाया जाने वाला शासन होता है उसको हम क्या, उसका जो सीधा तरीके से जो अर्थ हम क्या लगा सकते हैं कि वे शहरी क्षेत्र के लोग जिनके द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता है और उन प्रतिनिधियों से बनी हुई जो सरकार है उसे हम क्या कह सकते हैं, सूक्ष्म तौर पर जो शहरी स्थानीय शासन उन्हें कह सकते हैं। शहरी स्थानीय शासन का अधिकार क्षेत्र उन निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों तक सीमित है जिसे राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है। यानी जो हमारी राज्य सरकार है उसके द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है और उन्हीं शहरी क्षेत्रों तक वो जो है जो अधिकार, सपोज कीजिए, जो अधिकार राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं किसी उद्देश्य के लिए और जिस शहरी क्षेत्रों तक उनको रखा गया, उन उद्देश्यों को, उन अधिकारों को रखा गया है, वो उसी शहरी क्षेत्रों तक क्या होते हैं, सीमित होते हैं। भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है, ठीक है, जैसे नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, शहरी क्षेत्र समिति, पत्तन न्यास और विशेष उद्देश्य के लिए गठित की जाने वाली जो एजेंसीज होती हैं वो सब शहरी स्थानीय शासन के अंतर्गत आती हैं। नगरीय शासन की प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया और केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन का विषय 3 मंत्रालयों से संबंधित है। तो यानी कि जैसे कि हमने कल देखा था लास्ट वीडियो में, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, पंचायती राज जो हमने डिस्कस किया था, उसी जैसे 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, उसी तरीके से जो नगर निगम या म्यूनसिपाल्टीज़ का है, नगर पालिकाओं से जो संबंधित है, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमने इसको संवैधानिक दर्जा इसको मिला और इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया। कौन कौन से 3 मंत्रालय इससे संबंधित हैं नगरीय स्थानीय शासन से? तो सबसे पहले नगर विकास मंत्रालय जो 1985 में एक अलग मंत्रालय के रूप में सृजित हुआ, रक्षा मंत्रालय जो कैंटोनमेंट बोर्डों के मामले होते हैं, गृह मंत्रालय जो संघीय क्षेत्रों के मामले में इसके अंतर्गत आते हैं। अब जो ये नगर निकाय है इसका विकास कैसे हुआ, ऐतिहासिक परिदृश्य की बात अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य है या जो हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड है, उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल के दौरान से ही स्थानीय नगर प्रशासन की संस्थाएं अस्तित्व में आई हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जब भारत आज़ाद हुआ उसी के बाद हमने इनको शुरू किया। जब भारत पर ब्रिटिशों की हुकूमत थी उस समय पर भी हमारे पास क्या थी, कुछ नगर निकाय जो थे उनको भी रखा गया था। जैसे 1687-88 में भारत का जो पहला नगर निगम था वो मद्रास में खोला गया था। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है, ध्यान रखिएगा। तो 1687-88 में भारत में जो पहला नगर निगम या जो खोला गया वो मद्रास में खोला गया था। इसी के तर्ज पर अगला 1726 ईस्वी में मुंबई तथा कलकत्ता में नगर निगम स्थापित किया गया। इसी के बाद 1870 का लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के विकास में परिलक्षित हुआ। अब इसी समय भारत में एक गवर्नर जनरल रहे 1870 में, लॉर्ड मेयो उनका नाम था। उन्होंने यहाँ पर अपनी रिकमेंडेशन करी थी वित्तीय विकेंद्रीकरण की, यानी जो फिनेंशियल जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी जो वित्तीय है, जो पैसे से संबंधित मामले हैं उनका क्या किया जाना है, उनको एक के ऊपर केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब है यानी जो उनको सेंट्रलाइज ना करके हमने अलग अलग लोगों के पास उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। इसका संकल्प किया। जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं, जो स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं थी उस समय पर, उनके विकास में क्या काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसी की तर्ज पर आगे हमारे पास गवर्नर जनरल आए लॉर्ड रिपन 1882 में। इनके द्वारा भी एक संकल्प पारित किया गया। स्थानीय स्वशासन को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लागू किया और बहुत अच्छे तरीके से इसको संकल्प पारित किया और इन्हीं को एक मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है। यानी इनके द्वारा
लॉर्ड रिपन के द्वारा एक संकल्प पारित किया गया था 1882 में, जिन्होंने स्थानीय निकाय जो हैं, ये जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं, उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और वो क्या साबित हुआ, एक मैग्ना कार्टा साबित हुआ स्थानीय स्वशासन के परिप्रेक्ष्य में। इसीलिए उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो है ध्यान रखिएगा परीक्षा दृष्टिकोण से। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। इसी के बाद 1907 में रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति हुई, जिसने 1909 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, हॉब हाउस थे। और जो एक बनाया गया था कि एक रॉयल कमीशन के नाम से इसको बनाया गया था, जिसने किस चीज़ पे नियुक्ति की थी, डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति की गई, ठीक है। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, हॉब हाउस को बनाया गया। तो ये जो है हमारे पास संवैधानिक, अगर हम बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में ये था। अगर हम इसको संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर देखें कि किस तरीके से इसे संविधान का दर्जा प्राप्त हुआ, किस तरीके से ये हमारे संविधान में जुड़ा, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था पंचायती राज में कि किस किस सरकार है, तो भाई राजीव गांधी की सरकार में, वीपी सिंह की सरकार में, और इस तरीके से वो आगे बढ़ता रहा। अगर हम बात करें सबसे पहले अगस्त 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य नगर पालिका के ढांचे पर उनकी संवैधानिक स्थिति का परामर्श कर उन्हें शक्तिशाली बनाना एवं उनको क्या था, सुधारना था। ये लोकसभा में तो पारित हो गया था, लेकिन 1989 में ये राज्यसभा में गिर गया और क्या कर दिया, इसको निरस्त कर दिया गया। इसी के बाद हमारे पास बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी वो आई, और उन्होंने भी सितंबर 1990 में लोकसभा में से पुनः संशोधित करके नगर पालिका विधेयक को पुनः स्थापित किया। लेकिन ये विधेयक वहां पर पारित नहीं हो पाया, और अंत में लोकसभा क्या होगी, उस समय पर क्या हो गई थी, लोकसभा विघटित होने के कारण क्या हो गया, इसको निरस्त कर दिया गया। इसी के बाद जस्ट बाद हमारे पास आए सितंबर में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की हमारे पास सरकार आई, और लोकसभा में से संशोधित करके नगर पालिका विधेयक को पुनः स्थापित किया गया। और लास्टतः या अंततः इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया, जो 1 जून 1993 से क्या हुआ, प्रभाव में आया। तो 3 सरकारें, यानी अगर पंचायती राज से अगर हम बात करें तो 3 जो संविधान संशोधन हैं या संवैधानिक दृष्टिकोण से 3 सरकारों के मध्य से ये चलता हुआ आया, और कहाँ पर पहुंच गया, लास्ट अंततः पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के काल में ये क्या होगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और उस समय पर ये क्या कर दिया गया, इसको पास कर दिया गया। तो सबसे पहले राजीव गांधी की सरकार, उसके बाद आई हमारे पास जो अगर हम बात करें संवैधानिक की वीपी सिंह की सरकार, राष्ट्रीय मोर्चा वाली सरकार, और तीसरी आई हमारे पास पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। अब जो ये संविधान संशोधन है, इसकी विशेषता क्या क्या है, तो 74वां जो संविधान संशोधन है 1992 क्या विशेषताएं रखता है। तो जब ये अधिनियम बनाया गया, यानी विधेयक पास हुआ 1 जून से क्या कर दिया, इसको लागू कर दिया गया था, 1993 से ये लागू कर दिया गया था। क्या विशेषताएं रही, तो इसी अधिनियम में भारत के संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा। अभी हमारे पास 22 भाग है, तो एक नया पार्ट हमने यहाँ पर जोड़ा, 9(a) शामिल कर दिया गया, जिसमें नगर पालिकाएं उसको नाम दे दिया गया। और कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 त से 243 वाय के उपबंध शामिल यहाँ पर किए गए। इस अधिनियम के कारण संविधान में एक नई सूची भी जोड़ी गई है, 12वीं अनुसूची, जो शेड्यूल्स हम कहते हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस सूची में नगर पालिकाओं की 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख है, और यह अनुच्छेद 243W से संबंधित है। जैसे हमने कहा था पंचायती राज में जो हमने 73वां संविधान संशोधन देखा था, अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पर उस पंचायती राज वीडियो को देख सकते हैं। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था 73वां संविधान संशोधन 1992 का, और वहां पर हमने उसकी विशेषता भी देखी थी। वहां पर हमने भाग 9 जोड़ा था, आर्टिकल 243 वहां पर भी रखा गया था, 11वीं अनुसूची हमारे द्वारा जोड़ी गई। इसी की तर्ज पर जब 74वां संविधान संशोधन हुआ तो 9(a) पार्ट जोड़ा गया, आर्टिकल 243 से ये संबंधित है, और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के नाम से जोड़ी गई। इस अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, और इससे संविधान के न्यायोचित भाग के क्षेत्राधिकार में लाया गया। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझें तो राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानुसार नई नगर पालिका पद्धति को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्यकारी है, यानी उसे जो ये नई नगर पालिकाओं वाली जो नीति है, जो ये पद्धति है, इसे अपनाना ही होगा।
इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था वो शहरी शासन को पुनर्जीवित करना था और उसे क्या करना था, शक्तिशाली बनाना था, जिससे कि वह स्थानीय शासन की इकाई के रूप में प्रभावशाली ढंग से कार्य करे। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि इसमें 3 प्रकार की नगर पालिकाएं रखी गई हैं। कौन कौन सी नगर पालिकाएं रखी गई हैं, तो इस अधिनियम में प्रत्येक राज्य में 3 तरह की नगर पालिकाओं का उपबंध है। कौन कौन सी नगर पालिकाएं, तो सबसे पहले होगी नगर पंचायत। नगर पंचायत का मतलब वो है कि वो क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं वो नगर पंचायत में आते हैं। नगर पालिका परिषद वो होते हैं जो छोटे शहरी क्षेत्र होते हैं नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं, और जो बड़े शहरी क्षेत्र होते हैं वो किसमें, नगर पालिका निगम या जिसे आप नगर निगम भी कहते हैं, उस नगर निगम क्षेत्र में आते हैं। संरचना की अगर हम बात करें तो नगर पालिका के सभी सदस्य सीधे नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाएंगे। यानी जो नगर पालिका के जो सदस्य हैं, यानी जो उठा है इलेक्शन के लिए, तो संबंधित जो नगर पालिका क्षेत्र होता है, क्योंकि वो नगर पालिका क्षेत्र बंटे हुए रहते हैं, तो जिस क्षेत्र से वो व्यक्ति उठ रहा है उसी क्षेत्र की नगर पालिका जो क्षेत्र है वहाँ के जो लोग होंगे, जो मतदाता होंगे, उन्हीं के द्वारा उनको चुना जाता है। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्रों को किसमें, वार्डों में बांटा जाए। अलग अलग वार्ड होता है, आपने सुना भी होगा कि एड्रेस जो आपका आधार कार्ड, माफ कीजिएगा, जो आपका वोटर आईडी उसमें वार्ड संख्या वगैरह भी लिखी रहती है कि आप कौन से वार्ड से रहते हैं। वो इसीलिए उनको डिवाइडेशन किया जाता है ताकि मतदान भी आसानी से हो सके। राज्य विधानमंडल नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका क्या करता है, प्रदान करता है, और इसी तरीके के आधार पर उनका चुनाव कर दिया जाता है। अगर नगर पालिकाओं के कार्यकाल की बात करें तो यह अधिनियम प्रत्येक नगर पालिका के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष निर्धारित करता है। जैसे हमने कल भी देखा था, पंचायती राज के 5 वर्ष के निर्धारित करता है। यद्यपि इसे किसी अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है और उसके बाद एक नई नगर पालिका का गठन किया जाएगा। यानी अगर वो समय से पहले 5 वर्ष से पूर्व भी अगर वो विघटित होती है तो उसके बाद भी एक नई नगर पालिका का भी यहाँ पर गठन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, या इसकी 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व इसको विघटित किया जा सकता है। विघटित होने की दशा में इसे विघटन होने की तिथि से 6 महीने की अवधि तक ही रखा जा सकता है। 6 महीने से अधिक की अवधि अगर इसकी बची होगी तो दोबारा से इसमें इलेक्शन कराए जाएंगे। जहां इस अवधि जिसके लिए भंग नगर पालिका को कार्यरत करते रहना है 6 महीने से कम हो, उस अवधि के लिए नई नगर पालिका के लिए किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं होती है। अगर नगर पालिका के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व गठित नगर पालिका उस शेष अवधि के लिए बना रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है, अगर हम सूक्ष्म शब्दों में समझें कि भाई अगर एक तो 5 वर्ष की पूर्ण अवधि से पहले इसको भंगित किया जा सकता है, अगर 5 वर्ष की अवधि से पूर्व इसे भंग किया गया है तो इसकी अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 6 महीने से कम होगा तो जो भंग की गई नगर पालिका है उसी के द्वारा निर्धारित जो बाकी बचा हुआ समय है उस समय तक काम किया जाएगा। लेकिन अगर ये 6 महीने से अधिक होता है, सपोज कोई 1.5 साल अभी बचा हुआ है, तो नई नगर पालिका का चुनाव भी यहाँ पर हो सकता है। दूसरे शब्दों में कि भाई अगर संपूर्ण भंग के पश्चात पूर्ण गठित नगर पालिका 5 वर्ष की पूर्ण अवधि तक के लिए नहीं बनाए रहेगा, बल्कि केवल बची हुई अवधि के लिए वो क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। यहाँ पर परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ आर्टिकल्स के टेबल यहाँ पर दी गई है नगर पालिका से जो संबंधित है अनुच्छेद, और ये परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप एक बार इस जो ये तालिका है इसे एक अच्छे तरीके से इसके नोट्स बनाइए, और क्योंकि परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच। और आपके जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर। पंचायती राज और नगर निगम यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बने हुए हैं पेपर में, तो आप एक बार इनके काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाएं और लगातार अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और लगातार हार्ड वर्किंग करते हैं।